हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। कॉन्सेप्ट डिकोडर के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे फॉयल मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ फॉयल इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फिगर। फॉयल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इस फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, या फिर किस फॉयल की किस प्रॉपर्टी को इस फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। कर्तन सामर्थ्य का मतलब फेयर स्ट्रेंथ। टाइम के साथ हमारी फेयर स्ट्रेंथ पहले बढ़ी है, पहले हमारी इतनी फेयर स्ट्रेंथ थी, फिर कुछ समय के बाद फेयर स्ट्रेंथ कितनी हो गई है, इतनी हो गई, फिर फेयर स्ट्रेंथ टाइम के साथ बढ़ने लगी है। मतलब पहले तो फेयर स्ट्रेंथ हमारी इतनी थी, फिर हमारी फेयर स्ट्रेंथ कम हो जाती है, फिर बढ़ जाती है। तो थिकफोटोट्रॉपी फॉयल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जब फॉयल हमारा अनडिस्टर्ब्ड फॉयल होती है, अनडिस्टर्ब्ड फॉयल होती है, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब हमारी फॉयल अनडिस्टर्ब्ड फॉयल होती है, मतलब उसमें किसी तरह का पानी वगैरह मिला के कोई शेप नहीं दिया गया होता, तब उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब उसमें हम पानी मिला के कोई नया शेप देते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, डाउन होती है। अब मैंने कोई नया शेप दे दिया तो उसमें जो प्रेजेंट मॉइस्चर है, जब वो इवेपोरेट हो जाता है, क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, तब उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, फिर बढ़ने लग जाती है। तो हमारा ग्राफ फिर बढ़ेगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, थिकफोटोट्रॉपी। थिकफोटोट्रॉपी फॉयल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब हमारी फॉयल क्या होती है, रिमोल्डेड नहीं होती, मतलब उसमें किसी तरह का वाटर वगैरह नहीं मिलाया गया है, कोई नया शेप नहीं दिया गया है, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, फेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। लेकिन जब पानी बिखेर देते हैं, पानी मिला कोई नया शेप दे देते हैं, तब उसकी फेयर स्ट्रेंथ क्या होती है, कम जाती है। लेकिन यदि फॉयल को ऐसे हम छोड़ दें, कोई शेप मतलब कोई रिमोल्डेड करके कोई शेप बना के छोड़ दें, तो उसका वाटर एवेपोरेट हो जाएगा। जब वाटर एवेपोरेट हो जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ने लग जाती है। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, थिकफोटोट्रॉपी एक प्रॉपर्टी होती है, थिकफोटोट्रॉपी। यहाँ पर मैंने डिटेल के अंदर इसको लिखा है, आप दोबारा पढ़ लो। थिकफोटोट्रॉपी फॉयल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि यदि उसमें वाटर मिलाते हैं तो स्ट्रेंथ कम होगी, जब वाटर एवेपोरेट हो जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। थिकफोटोट्रॉपी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ फॉयल ड्यू टू विच लॉस ऑफ फेयर स्ट्रेंथ ऑन रिमोल्डिंग फॉयल कैन बी ऑब्टेन्ड इफ अनडिस्टर्ब्ड लेफ्ट सम टाइम। यदि कुछ समय के लिए उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। प्लास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी फॉयल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ये बेसिकली क्ले में होती है। किस में होती है, क्ले में होती है, क्योंकि क्ले में कोहेजन भी होता है और पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, तो वाटर भी अच्छे से चिपक जाता है। तो प्लास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, उसको हम क्या करते हैं, रोल कर सकते हैं, धागे के रूप में बना के रोल कर सकते हैं, है ना। एक इसकी होगी फाइन ग्राइंड फॉयल, यानी क्ले की अच्छी प्लास्टिसिटी होती है। क्ले का प्लास्टिसिटी इंडेक्स 15 से 100 के बीच में होता है। सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी होता है अनकम्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड फॉयल। यूसीएफ टेस्ट निकालते हैं अनडिस्टर्ब्ड फॉयल का, और यूसीएफ टेस्ट निकालते हैं रिमोल्डेड फॉयल का, और इसका जो रेशियो होता है वो सेंसिटिविटी होता है। तो सेंसिटिविटी बराबर क्या होगा, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू होगा अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट एंड अनकन्फाइंड कंप्रेसिव फेयर स्ट्रेंथ ऑफ फॉयल अनडिस्टर्ब्ड फॉयल का, और अनकन्फाइंड कंप्रेसिव फेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्डेड फॉयल। इन दोनों का रेशियो क्या होता है, सेंसिटिविटी होता है। सेंसिटिविटी का मान जनरली क्या होता है, एक से ज़्यादा होता है। क्या होता है, एक से ज़्यादा होता है। एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी का मतलब होता है, एक्टिविटी फॉयल के वॉल्यूम चेंज वाले बिहेवियर को बताती है। वॉल्यूम चेंज का मतलब क्या, एक्टिविटी जो होती है स्वेलिंग एंड श्रिंकेज बिहेवियर, जो फॉयल का स्वेलिंग एंड श्रिंकेज बिहेवियर होता है उसको बताती है। स्वेलिंग होना या फिर श्रिंकेज का होना, वॉल्यूम चेंज होगा, स्वेलिंग होगी तो बढ़ेगा, श्रिंकेज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ये होती है एक्टिविटी। क्या होती है, एक्टिविटी। यदि मान लीजिए हमारी एक्टिविटी 0.75 से कम है तो हमारी फॉयल क्या होगी, इनएक्टिव होगी। 0.75 से 1.25 के बीच है तो फॉयल हमारी नॉर्मल एक्टिव होगी, और 1.25 से ज़्यादा है तो हमारी फॉयल क्या होगी, एक्टिव होगी। इफ़ द लिक्विड लिमिट ऑफ अ फॉयल इज 35%,
Then according to Skempton empirical index equation for unsaturated clay the estimated value of compression index would be। देखो सॉइल का हमें क्या दिया हुआ है सॉरी, लिक्विड लिमिट कितना है 35% है। तो स्कैम्पटन एम्पिरिकल इंडेक्स के अनुसार जो इक्वेशन बनती है जो कंप्रेशन इंडेक्स की अनसैचुरेटेड क्ले के लिए, अनसैचुरेटेड का मतलब उसमें वाटर भी होगा, एयर भी होगी और सॉइल सॉलिड भी होंगे। तो कंप्रेशन इंडेक्स क्या होता है, कंप्रेशन इंडेक्स का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है 0.009 WL-10। 10 का मतलब यहाँ WL का मतलब लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट है, लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट है। आपको CC पता हो गया। कंप्रेशन इंडेक्स क्या होता है 0.009 WL माइनस कितना होता है 20 होता है। लिक्विड लिमिट कितना दिया है फॉइल का 35% दिया है, कितना दिया है 35%। तो AB परसेंट में है, AB परसेंट में हो जाएगा। तो 35 में 10 जाएगा कितना 25 आ गया, और 25 में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.225, 0.225। इसका आंसर कौन सा होगा 0.225, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत आसान है, बस याद रखना कंप्रेशन इंडेक्स बराबर होता है 0.009 ब्रैकेट WL-20। सॉइल है, सॉइल की हमें क्या लिक्विड लिमिट दिया है 35, प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट दिया है 20, और श्रिंकेज लिमिट कितना दिया है 10 दिया हुआ है। नेचुरल वाटर कंटेंट 25% है। तो इसका क्या निकालना है, तरलता पूछा मतलब क्या हो, लिक्विडिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स और श्रिंकेज इंडेक्स, इन तीनों को निकालना है, इन तीनों को निकालना है। तो फार्मूला आपको पता है, वैल्यू आप रख के निकाल सकते हैं। ये आपको क्या लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट कितना है 35% है, प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट 20% है, श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट 10% है, नेचुरल वाटर कंटेंट 25% है। तो फार्मूला मैंने आपको कई बार बताया है, आपको याद रहना चाहिए। देखो लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है WL माइनस WP, WN माइनस WP यानी नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट बटे लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट, ये होता है लिक्विडिटी इंडेक्स, है ना, लिक्विडिटी इंडेक्स। तो नेचुरल वाटर कंटेंट कितना दिया था आपको 25, प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट 20 था, लिक्विड लिमिट कितना था 35 और प्लास्टिक लिमिट 20। तो 25 में 20 गए तो 5 और 35 में 20 गए तो 15, 5 3 15, 1/3 परसेंटेज में करेंगे तो 0.33% इसकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी लिक्विडिटी इंडेक्स की। बात करें यदि प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट। तो लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट कितना था 35, प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट 20, तो 35 में 20 गया 15। श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट क्या होता है प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट माइनस श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट। तो प्लास्टिक लिमिट कितना था 20 था, श्रिंकेज कितना था 10 था। तो हमारा जो श्रिंकेज इंडेक्स आ गया कितना आएगा, श्रिंकेज इंडेक्स 10 आ जाएगा। तो तीनों बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, ध्यान में रखना है फार्मूला और आप कर लोगे। तो ऑप्शन नंबर सी 0.33 15 10, ऑप्शन नंबर सी पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फॉइल का आपको लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट 60% दिया हुआ है, 15% आपको दिया हुआ प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट, और श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट 20% दिया हुआ है, नेचुरल वाटर कंटेंट 40% है। तो इसका क्या लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होगा, लिक्विडिटी इंडेक्स का फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है WN माइनस WP अपान WL माइनस WP। तो WL माइनस WP क्या हो जाता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो जाता है। मैं इसको नहीं करवा रहा, आप कर लेना। A soil has liquid limit of 40%, plastic limit of 35%, shrinkage limit 20%, and it has a natural moisture content of 50%. What is the liquidity index? सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपको सभी को वैल्यू दी हुई है। लिक्विडिटी इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है WN माइनस WP अपान WL माइनस WP, WL माइनस WP। आप वैल्यू पुट करो और तुरंत आंसर निकाल लो। The thixotropy of soil is the phenomena of thickening of soil particle with water, cohesion of soil particle in optimum moisture,
ऑप्टिमम मॉइस्चर में जो फॉयल का जो पार्टिकल का कोहेजन होना। रोटेशन ऑफ फॉयल पार्टिकल इनटू अ मोर स्टेबल स्टेट विच अकर्स द रिमोल्डेड प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। थिक्सोट्रॉपी का मैंने आपको बताया था। थिक्सोट्रॉपी एक्चुअली में फॉयल की कैसी प्रॉपर्टी होती है, जब उसमें हम वाटर मिलाते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है, लेकिन यदि कुछ समय तक छोड़ देते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट 50% है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स 30% है, तो बहुत आसान निकाल लो यार। फार्मूला बता देता हूँ मैं आपको। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट। इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ फॉयल इज 45% देन द फॉयल विल बी। यदि प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉयल का 45% है तो कौन सी फॉयल होगी। टेबल याद है ना, टेबल याद नहीं है आपको। अरे क्या यार, देखो प्लास्टिसिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी, एक मैंने इसको टेबल बताया था आपको। एक दूसरी टेबल होती है कि टाइप्स ऑफ फॉयल और प्लास्टिसिटी इंडेक्स। सैंड का 0 होता था, है ना। क्ले का 15 से 100 के बीच होता है, और सिल्ट का 10 से 15 के बीच होता है। उस टेबल को भी याद रख लेना। देखो इसको देखो, कंसिस्टेंसी प्लास्टिसिटी इंडेक्स है और कंसिस्टेंसी है। यदि प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 होगा तो नॉन प्लास्टिक होगी, सिंपल है। 0 से 7 के बीच होगा तो लो प्लास्टिक होगी। 7 से 17 के बीच होगा तो मीडियम प्लास्टिक होगी। 17 से ज़्यादा होगा तो हाई प्लास्टिक होगी। 17 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हाई प्लास्टिक होगी। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि 45% है, 45% है तो कौन सी होगी, हाई प्लास्टिक होगी, क्योंकि 17 से ज़्यादा जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है वो हाई प्लास्टिक होती है ना। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट। ध्यान में रख लेना, कान के नीचे लगा दूंगा फिर। रिमोल्डेड क्ले का मतलब देखो, हमारे पास रिमोल्डेड क्ले है जिसका कंप्रेशन इंडेक्स कितना होगा। देखो रिमोल्डेड मतलब क्या होता है, इसको देख लो अच्छे से। मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन साइड है, ये देखो यहाँ दिस इज ए कंस्ट्रक्शन साइड। आपको यहाँ पास कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो आप फाइल की फियर स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हो। फाइल की स्ट्रेंथ बेसिकली चेक करना चाहते हो, क्योंकि इस बिल्डिंग में आने वाले लोड को, हमारे जो फाइल पे लोड आएगा इस बिल्डिंग के द्वारा, ठीक है, तो क्या बेयर कर पाएगी कि फेल हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से यदि आप सिंपल को डायरेक्टली यहाँ से ऑब्टेन करते हो किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से और टेस्ट कर लेते हो तो अनडिस्टर्ब्ड फाइल सिंपल रहेगा। इसके वाइड रेशियो और एयर वाइड्स में कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे। लेकिन मान लीजिए आप क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइड से आप फाइल सिंपल को ले जाके यहाँ पटक दिया, पटकने के बाद बिखेर दिया, बिखेरने के बाद फिर पानी मिला दिया, और फिर कोई नया शेप दे देते हैं, कोई नया शेप दे देते हैं, तो फिर बोलते हैं रिमोल्डेड। क्या बोलते हैं, रिमोल्डेड फॉइल। अब क्ले है तो रिमोल्डेड क्ले हो जाएगा, फिल्ट है तो रिमोल्डेड फिल्ट हो जाएगा, ग्रेवल है तो रिमोल्डेड ग्रेवल हो जाएगा, इस तरह से। तो रिमोल्डेड का मतलब क्या हुआ, फॉइल को, सिंपल को अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे लिया, बिखेर दिया, पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद कोई नया शेप दे दिया, दैट इज रिमोल्डेड। तो रिमोल्डेड क्ले का जो कंप्रेशन इंडेक्स होता है वो कितना होता है, फार्मूला आपको ध्यान में रखना है ऑलवेज। 0.007 WL-10 होता है। WL क्या होता है, लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट, लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट। लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट किसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होता है, ये होता है क्ले के लिए। देखो जब हम बात करें क्ले के बारे में थोड़ा देख लो। जो क्ले पार्टिकल होते हैं, क्ले पार्टिकल होते हैं, उनकी साइज क्या होती है, 2 माइक्रोन से छोटी होती है, 2 माइक्रोन से छोटी होती है। अब 2 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल है, 2 माइक्रोन से छोटे जब पार्टिकल है तो क्या होगा उसमें, पार्टिकल जिसके छोटे होते हैं तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वाटर बहुत ज़्यादा चिपकेगा उसके सरफेस पे। जब वाटर बहुत ज़्यादा चिपकेगा तो मान लीजिए क्ले के पार्टिकल हैं, 2 क्ले के पार्टिकल हैं, अब इनके सरफेस में क्या है, वाटर चिपका हुआ है। तो जब एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे तो कौन कांटेक्ट में आएगा, पार्टिकल थोड़ी आ रहे हैं, वाटर कांटेक्ट में आ रहा है। तो कंसिस्टेंसी इनकी क्या होती है, अच्छी होती है। इजी टू डिफॉर्म का नेचर आ जाता है, मतलब किसी भी तरीके से किसी भी कोई भी शेप हम दे सकते हैं। और इसमें कोहेजन भी बहुत अच्छा होता है, पार्टिकल टू पार्टिकल
कोहेजन क्या होता है, सेम नेचर के पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन, तो इसमें कोहेजन भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट चिकनी मिट्टी यानी क्ले के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है ना। कोई फॉइल सिंपल है जिसमें जो नेचुरल वाटर कंटेंट है लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट और प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट के बीच में है, ठीक है ना। तो कौन सी उसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी, उसकी कौन सी अवस्था होगी, देखो यदि नेचुरल वाटर कंटेंट किसके किसके बीच में है, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट के बीच में है, लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट और प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट के बीच में है। इस ग्राफ को समझिए आप थोड़ा सा। ये हमने बनाया है ग्राफ वाटर कंटेंट और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मैंने ग्राफ बनाया है। ये हमारा श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट है, ये प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट है और ये हमारा लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट है। श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट पर जो फॉइल की डेंसिटी है VD है, प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट पर जो फॉइल की श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट पर जो फॉइल का वॉल्यूम है VD है, प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट पर जो फॉइल का वॉल्यूम क्या है VP है, और WL यानी लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट पर जो फॉइल का वॉल्यूम है VL है, ठीक है। अब वाटर कंटेंट आपका लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट और प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट के बीच मौजूद है, जो नेचुरल वाटर कंटेंट है फॉइल का इसके बीच मौजूद है। तो कंसिस्टेंसी क्या होगी, प्लास्टिक कंसिस्टेंसी होगी ना, कौन सी होगी, प्लास्टिक कंसिस्टेंसी होगी। यदि श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट और प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट के बीच मौजूद होता है क्या, नेचुरल वाटर कंटेंट, तो फॉइल की जो कंसिस्टेंसी होती है सेमी सॉलिड होती। यदि वाटर कंटेंट WL से ज़्यादा होता तो क्या होगा, लिक्विड कंसिस्टेंसी होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फुगट, फुगट यानी प्लास्टिक कंसिस्टेंसी होगी। ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर होगा। द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स फॉर रिमोल्डेड सैंपल हुज लिक्विड लिमिट इज 50%। मैंने अभी आपको बताया कि कोई रिमोल्डेड फॉइल है, आप उसका कंप्रेशन इंडेक्स निकालना चाहते हैं, तो फार्मूला क्या होता है 0.007 ब्रैकेट करो WL माइनस 20। WL क्या होता है, लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट, लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट। तो कितना दिया है आपको 50%, तो आप कर लो ना, 50 माइनस 10 हो जाएगा तो 40 और 4 फते 28 तो 0.28। तो आपको कंप्रेशन इंडेक्स कितना मिलेगा 0.28। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, आप इनको प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से। फार्मूले की एक लिस्ट बना लो और उनको टाइम टू टाइम रिवीजन करके प्रैक्टिस करते रहो। इन अ सॉइल इफ द वाटर कंटेंट इज इक्वल टू द लिक्विड लिमिट, हमारे जो सॉइल है उसमें जो वाटर कंटेंट है लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट के बराबर है, तो इसकी कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होगा। कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फार्मूला याद है आपको, क्या होता है, IC बराबर होता है WL माइनस WN, WL माइनस WN अपान WL माइनस WP। लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट बटे लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट, ठीक है। तो आपका जो लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट है नेचुरल वाटर कंटेंट के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा क्या लिखा हुआ है, वाटर कंटेंट जो है लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट के बराबर है, इसी फार्मूले में देख लो ये WN है, ठीक है ना। तो WL और WN का मान जब बराबर है तो क्या हो जाएगा WL माइनस WN, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे ना। जब WL और WN क्या है दोनों बराबर है तो जीरो हो जाएगा। अब नीचे कुछ भी लिखा रहे तो उसका मान क्या आएगा, जीरो आएगा। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या होगा, जीरो हो जाएगा। आप कमेंट में लिख के एक क्वेश्चन बताइए मेरे को, और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। जो हमारा फिल्ट होता है, फिल्ट ये प्लास्टिक होता है कि नॉन प्लास्टिक होता है, यदि नॉन प्लास्टिक होता है तो क्यों होता है। दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा, जो क्ले होती है, क्ले क्ले का प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना होता है, ठीक है। इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दो। When a water content in a file is reduced beyond the shrinkage limit, the file will be file will be water content क्या होता है, when a water content in a file is reduced beyond the shrinkage limit, a file will be, जो वाटर कंटेंट है जो हमारा श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट से भी कम है ना,
श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट से भी कम है, तो इसका मतलब क्या, सॉलिड स्टेट होगा ना। कौन सा स्टेट होगा, सॉलिड स्टेट होगा। आपको मैंने भी ग्राफ में बताया था, यहाँ पास देखो यहाँ पर सॉलिड कंसिस्टेंसी होता है, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक, लिक्विड। तो श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट हमारा ए होता है। यदि इससे भी कम है तो कौन सी कंसिस्टेंसी होगी, सॉलिड। यदि इससे ज़्यादा है तो कौन सी कंसिस्टेंसी होती है, सेमी सॉलिड। अरे भैया देखो ना, एक मिनट रुको, यहाँ देखो, यदि श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट से वाटर कम है ना, तो हमारी सॉलिड कंसिस्टेंसी होती है डब्लू। यदि श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट और प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट के बीच वाटर मौजूद है तो सेमी सॉलिड होती है, और इसके बीच है तो प्लास्टिक, फिर लिक्विड, ये चीज़ होती है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ अ सॉइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट, then the plasticity index is reported as, when the liquid limit of a soil is less than the plastic limit, then the plasticity index is, okay, when the liquid limit of a soil is less than plastic limit, then the plasticity index is। क्या बोल रहा है कि यदि प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट से ज़्यादा हो जाए या फिर लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट से कम हो जाए तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होगा। आप मेरे को बताओ, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, WL माइनस WP होता है, लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट। जब प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट हमारा ज़्यादा होगा और लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट कम होगा तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। और हम कभी इसको नेगेटिव में लेते नहीं हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स को हम कभी नेगेटिव में लेते नहीं हैं। नेगेटिव में क्या हुआ है, क्योंकि WL माइनस WP है बराबर IP होता है ना, तो हमारा WP हमारा क्या है, कम है, WP हमारा ज़्यादा है, WL हमारा कम है। लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट कम है, प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान नेगेटिव में आएगा। और इन प्लास्टिसिटी को हम कभी नेगेटिव में लेते नहीं हैं, हमेशा यदि नेगेटिव आएगा तो उसके मान को हम 0 कह देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। द रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द सॉइल फ्रैक्शन इज नोन एज। प्लास्टिसिटी इंडेक्स और क्ले फ्रैक्शन यानी सॉइल फ्रैक्शन एक किसका रेशियो होता है, देखो एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी बराबर होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन, है ना। उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है सॉइल का, और उससे डिवाइड किससे डिवाइड करना है, परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन से। तो क्या निकल के आता है आपका, एक्टिविटी। क्या निकल के आता है, एक्टिविटी। टफनेस क्या होता है, टफनेस इंडेक्स होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स, ठीक है। लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, WN माइनस WP अपॉन WL माइनस WP। A negative value of group index of soil is reported as। यदि सॉइल का जो इंडेक्स है यानी कोई भी इंडेक्स का मान 0 आता है, क्या आता है, 0 आता है, 0 क्या नेगेटिव आता है, तो हम उसको नेगेटिव नहीं लेते, हम इसको 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 0। मान लीजिए कई बार ऐसा होगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स बराबर लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट, तो प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट ज़्यादा हो गया है, लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट कम हो गया है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान नेगेटिव आएगा, जिसको हम नेगेटिव नहीं लेते, क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। A soil with a plasticity index is equal to 0 may be called। मान लीजिए कोई सॉइल है उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है, IP का मान 0 है, IP का मान 0 है मतलब वो नॉन प्लास्टिक होगी। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जिसका 0 होता है वो नॉन प्लास्टिक होती है ना। अब बताओ मेरे को प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 किसका होता है, सैंड का होता है। किसका होता है, सैंड का प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, 0 होता है। जबकि बात करें फिल्ट का, तो फिल्ट का कितना होता है, 10 से 15 के बीच होता है। और जो आपको क्या होता है, वो क्ले का कितना होता है, 15 से 100 के बीच में होता है। तो जो हमारा फिल्ट होता है, फिल्ट और सैंड ये नॉन प्लास्टिक कैटेगरी में आते हैं, है ना। और जो क्ले होता है प्लास्टिक, इसकी प्लास्टिक कैटेगरी में आता है, इसकी प्लास्टिसिटी अच्छी होती है। तो जिसका 0 होगा क्या बोलेंगे, नॉन प्लास्टिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन प्लास्टिक बोलेंगे।
इफ अ फॉइल सफर्स अ चेंज इन शेप एंड वॉल्यूम बाय एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड, यदि फॉइल में हम लोड लगाते हैं एक्सटर्नल लोड तो उसका शेप एंड वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, बट रिकवर्स इट्स शेप एंड वॉल्यूम इमीडिएटली व्हेन द लोड इज रिमूव्ड। इन रिमूव्ड द प्रॉपर्टी ऑफ फॉइल इज फेड टू बी। क्या है कि मान लीजिए आपका कोई फॉइल माफ है, फॉइल माफ में आप लोड लगा रहे हो तो उसके वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा और क्या शेप भी चेंज हो जाएगा। पहले एफ शेप वॉल्यूम था, अब इस तरह से हो गया। आपने इस लोड को रिमूव कर दिया तो तुरंत क्या होता है, पहले की अवस्था में आ जाती है हमारी फॉइल। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो फॉइल की इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिसिटी होती है, जिसकी वजह से लोड हटाने पर फॉइल क्या होती है, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाती है। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू। द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ अ फॉइल आर 35% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। फॉइल सिंपल है जिसकी दो प्रॉपर्टी दी हुई है, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। इफ़ द फ्लो इंडेक्स इज 10%, फ्लो इंडेक्स कितना है, 10% है, तो आपको टफनेस इंडेक्स बताना है। क्या बताना है, टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स IT इज इक्वल टू कितना होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपान प्लास्टिसिटी इंडेक्स बटे फ्लो इंडेक्स होता है। फ्लो इंडेक्स का मान आपको दिया हुआ है, आपको चाहिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जिससे आप टफनेस इंडेक्स का मान आसानी से निकाल पाएंगे। तो क्या होता है बताओ, प्लास्टिसिटी इंडेक्स बराबर होता है लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट। लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट कितना दिया है, 35%, प्लास्टिक लिमिट कितना दिया है, 15%, तो कितना आ जाएगा, 20%। अर्थात प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान कितना आ गया, 20%। तो IT इक्वल टू क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपान फ्लो इंडेक्स होता है ना। टफनेस इंडेक्स बराबर क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपान फ्लो इंडेक्स। तो 20 आया था प्लास्टिसिटी इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स आपका 10 है, 10 दूना 20, कितना आ गया, 2। तो आपका जो टफनेस इंडेक्स का मान कितना होगा, 2 होगा। आप मेरे को ये बताओ, टफनेस इंडेक्स से क्या पता चलता है, फॉइल की कौन सी प्रॉपर्टी का हम अंदाज़ा लगाते हैं टफनेस इंडेक्स निकाल के। प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट पर, प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट पर फॉइल की स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ यानी शियर स्ट्रेंथ क्या होगी, इसका पता लगाते हैं हम किससे, टफनेस इंडेक्स से। टफनेस इंडेक्स का जो मान होता है जनरली 0 से लेकर के 3 के बीच होता है, 0 से लेकर के 3 के बीच होता है। यदि हमारी फॉइल फ्राइएबल है, कैसी है, फ्राइएबल है, उस केस में इसका मान लेस देन 1 होता है। फ्राइएबल का मतलब होता है यदि फॉइल सिंपल को फॉइल के हम हाथ में लेकर उसको प्रेफर देते हैं, दबाते हैं तो चूरा चूरा हो जाता है। यदि ऐसी फॉइल है तो उसका टफनेस इंडेक्स 1 से कम होता है। क्ले का टफनेस इंडेक्स 1 से लेकर के 3 के बीच में होता है। तो टफनेस इंडेक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। आप बताओ लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट क्या होता है। प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट वो वाटर कंटेंट होता है जिसमें हम फॉइल को 3 mm का थ्रेड बना करके, 3 mm का धागा बना के रोल कर सकते हैं विदाउट क्रम्बलिंग, बिना दरार पड़े हुए 3 mm का धागा बना के रोल कर सकते हैं। लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट से इसका मान ज़्यादा होता है। जब हमारी फॉइल क्या होती है, फ्लोएबल हो जाती है, फ्लोएबल हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है उस टाइम पे, 0 समथिंग हो जाती है, 0 कुछ रहती है, मतलब 2.7 किलो पास्कल की समथिंग रहती है। तो लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट एक ऐसा वाटर कंटेंट होता है जिस पर फॉइल की शियर स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है और वो फॉइल हमारी फ्लोएबल हो जाती है, बहने लग जाती है। यदि हमको निकालना है फॉइल सैंपल में लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट तो हम 2 टूल का यूज करते हैं, एक होता है काफा ग्रांडे का टूल, दूसरा होता है कॉन पेनिट्रेशन मेथड। और काफा ग्रांडे के टूल से फ्लो इंडेक्स का नाम आया। इन चीज़ें हैं जो इनको ध्यान में रखना है आपको। देखो अगला क्वेश्चन है, द ड्राई यूनिट वेट ऑफ अ फॉइल सैंपल इज 1.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.65, व्हाट विल बी द पोरोसिटी ऑफ द फॉइल। ठीक है, ड्राई यूनिट वेट दिया हुआ है, मतलब गामा डी का मान कितना दिया हुआ है, 1.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी GF का मान दिया हुआ है, पोरोसिटी आपको निकालना है
n का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो वैसे तो n बराबर क्या होता है, E/1 + E होता है। पोरोसिटी बराबर होता है वाइड रेशियो अपॉन 1 + वाइड रेशियो। लेकिन हमें E का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान निकालना पड़ेगा, E का मान। आपको फार्मूला पता होगा, बल्क यूनिट वेट बराबर क्या होता है, G + EF अपॉन 1 + E इंटू गामा W होता है। समझो इसको थोड़ा सा। गामा टी क्या होता है, बल्क यूनिट वेट। G होता है, GF भी लिख सकते हैं आप इसको, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइल सॉलिड। E होता है वाइड रेशियो। F होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। गामा W होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर। E होता है वाइड रेशियो। गामा W का मान होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर आप सेंटीमीटर क्यूब में लिखना चाहते हैं तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर, गामा W का मान, ठीक है। अब ये तो बल्क यूनिट वेट के केस में था ये फार्मूला। हमें चाहिए गामा डी, ड्राई यूनिट वेट। हमारा सॉइल सैंपल पूरी तरह से ड्राई है, सूखा हुआ है। जब सॉइल सैंपल पूरी तरह से सूखा हुआ है तो उसमें केवल क्या क्या होंगे, उसमें केवल एयर होंगे और सॉइल सॉलिड होंगे, ठीक है ना। वाटर तो जीरो होगा। जब वाटर जीरो होगा तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा, जीरो होगा। जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन जीरो होगा तो जहाँ पर EF लिखा है, यदि F का मान जीरो होगा तो EF क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। तो क्या फार्मूला निकल के आएगा, गामा W बराबर क्या हो जाएगा, G इंटू गामा W अपॉन 1 + E। यही फार्मूला निकल के आएगा ना। तो क्या लिख सकते हैं इस फार्मूले को अपन, 1 + E बराबर G इंटू गामा W अपॉन गामा D लिख सकते हैं। हमें चाहिए वाइड रेशियो का मान, E को हम उस पार ले जाएंगे तो E = हो जाएगा G इंटू गामा W अपॉन गामा D - 1। G का मान आपको दिया हुआ है। यूनिट वेट ऑफ वाटर का पता है आपको कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ड्राई यूनिट वेट दिया हुआ है और इसको आप फॉलो कर लीजिए तो वाइड रेशियो का मान आ जाएगा। देखो ये फार्मूला निकल के आ गया था आपके पास। G का मान कितना दिया था, 2.65। गामा W क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो एक मान हो जाएगा। गामा D का मान आपको दिया ही था, -1। आप फॉलो करो इसको, ध्यान रखना है कैलकुलेटर से नहीं करना है, खुद से करना है। तो E का मान आ जाएगा 0.39। फार्मूला मैंने पहले ही बता दिया कि वाइड पोरोसिटी बराबर कितना होता है, E/1 + E इंटू 100। E का मान कितना है, 0.39। और इसको पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी N का 28.3%। पोरोसिटी का मान कितना होगा, 28.3%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो दो टाइप की फॉइल होती है ना, इनऑर्गेनिक फॉइल होती है और ऑर्गेनिक फॉइल होती है। ऑर्गेनिक फॉइल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है कितना होता है, 1.2 होता है, जबकि इनऑर्गेनिक फॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 2.65 होता है। जो अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, फार्मूला क्या होता है, गामा F अपॉन गामा W, यूनिट वेट ऑफ फॉइल सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। GF जब निकालते हैं अपन कोर्स ग्राइंड फॉइल के लिए तो कौन से मेथड यूज करते हैं, पिकोनोमीटर से निकालते हैं। किसमें निकालते हैं, पिकोनोमीटर से। 27 डिग्री सेल्सियस पर निकालते हैं लेबोरेटरी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे GF के बारे में, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, इनको भी ध्यान रखिए। GF के दो रिलेशनशिप और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बता देता हूँ आपको यहाँ। GM बराबर क्या होता है, GF अपॉन 1 + E। देखो GM क्या होता है, मास ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, ध्यान रखना है बड़ा सा G है ना। GM बराबर GF अपॉन 1 + E। मास ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फॉइल सॉलिड अपॉन 1 + वाइड रेशियो। अगेन एक फार्मूला होता है GF इंटू W बराबर EF होता है। GF क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फॉइल सॉलिड। W होता है वाटर कंटेंट, क्या होता है, वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट। E होता है वाइड रेशियो। F होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। ये सभी फार्मूले एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, आपको पता भी होना चाहिए। इसी तरह से वाइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ अ कोहेसिव सॉइल आर डिटरमाइंड इन लेबोरेटरी एज 40% एंड 20%।
रिस्पेक्टिवली द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ फाइल विल बी। हमारे पास कोहेजिव फाइल थी, तो कोहेजिव फाइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, सॉरी कोहेजिव फाइल के बारे में दो प्रॉपर्टी दी हुई है। एक दिया हुआ है लिक्विड लिमिट और दूसरा है प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट यानी WL का मान कितना दिया है, 40%, और प्लास्टिक लिमिट यानी WP का मान कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। तो आपको प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालना है। क्या निकालना है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP का मान निकालना है। तो एक कोहेजिव फाइल क्या होती है, कोहेजिव फाइल, कोहेजन का मतलब क्या होता है, सेम नेचर के पार्टिकल के अंदर अट्रैक्शन, आकर्षण, चिपचिपाहट, स्टिकनेस, ये दो पार्टिकल सेम नेचर के हैं और उनके बीच अच्छा खासा अट्रैक्शन है, सेम नेचर के पार्टिकल हैं, तो फिर क्या बोलते हैं हम, कोहेजन। क्या बोलते हैं, कोहेजन। एडहेजन का मतलब होता है दो डिफरेंट पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन, दो डिफरेंट पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन, वो क्या होता है, एडहेजन होता है। ठीक है, तो कोहेजिव फाइल हमारे पास है, जो जनरली हमें क्ले होती है कोहेजिव फाइल होती है, और फाइन ग्रेन्ड फाइल भी होती है। इसकी दो प्रॉपर्टी दी है, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट। आपको प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालना है। क्या फार्मूला होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स बराबर होता है लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट। ठीक है, तो 40 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 20%। कितना आ जाएगा, 20%। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप निकाल पाओगे। प्लास्टिसिटी इंडेक्स सिंपल फार्मूला है लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट। ठीक है, फ्लो इंडेक्स इन फॉइल इंडिकेट्स, फ्लो इंडेक्स होता है फॉइल में, ये क्या इंडिकेट करता है, ये हमें क्या प्रॉपर्टी बताता है फॉइल की, ये हमें बताता है फेयर स्ट्रेंथ वेरिएशन, कि कितने वाटर कंटेंट पर कितना फेयर स्ट्रेंथ होगी फॉइल की। ठीक है, तो ये फ्लो इंडेक्स आया कहाँ से, थोड़ा इसको देखो। आपने लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट जब निकालने के लिए एक मेथड पढ़ी होगी, कौन सी, काफा ग्रांडे टूल, काफा ग्रांडे टूल, जिसमें से आपको एक ग्राफ मिला होगा, ग्राफ रहा होगा वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोज का। ये वाटर कंटेंट होता है, ये नंबर ऑफ ब्लोज होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कुछ ग्राफ मिला होगा, यहाँ पे एक स्लोप निकल के आता है, स्लोप, यहाँ देखो, हाँ ये वाला ग्राफ है एक्चुअली में, ये वाला ग्राफ आप देखो ध्यान से। ये वाटर कंटेंट है, नंबर ऑफ ब्लोज हैं, डिफरेंट वाटर कंटेंट पर डिफरेंट नंबर ऑफ ब्लोज हैं। जैसे यहाँ पर W1 वाटर कंटेंट में log N1 नंबर ऑफ ब्लोज हैं, W2 वाटर कंटेंट में log N2 है, इसको log में लिखा गया है। तो जब मैं इसका स्लोप निकालता हूँ तो फ्लो इंडेक्स निकल के आता है। क्या निकल के आता है, फ्लो इंडेक्स। अब एक यहाँ पर टर्म देखो, जब फ्लो इंडेक्स आपका ज़्यादा होगा, फ्लो इंडेक्स आपका ज़्यादा होगा तो हमारी फेयर स्ट्रेंथ ऑफ फॉइल क्या होगी, कम होगी। जब हमारा फ्लो इंडेक्स कम होगा तो फेयर स्ट्रेंथ ऑफ फॉइल क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये यहाँ से निकल के आता है। तो कुल मिला के बातें हुई कि जो हमारा फ्लो इंडेक्स होता है फॉइल की एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी को बताता होती है, फेयर स्ट्रेंथ। क्या होती है, फेयर स्ट्रेंथ होती है। दिस इज अ फील्ड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग रफ वैल्यू ऑफ द वाटर कंटेंट। ऐसे कौन से मेथड है जिससे हम क्या निकालते हैं, वाटर कंटेंट, और वो फील्ड मेथड होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, फील्ड मेथड होनी चाहिए। तो पता ही होगा वो फैंड बाथ मेथड होती है। हालांकि ये सभी मेथड होती हैं वाटर कंटेंट निकालने के लिए, लेकिन जो फील्ड मेथड कौन सी होती है जिसमें फील्ड में वाटर कंटेंट निकालते हैं, वो होती है अपनी फैंड बाथ मेथड। क्या होती है, फैंड बाथ मेथड। आप मेरे को दो चीज़ें बताओ। जब आप ओवन ड्राई मेथड से वाटर कंटेंट निकालते हैं तो फॉइल सिंपल को 24 घंटे तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं। 24 डिग्री टेम्परेचर नहीं, 24 आवर तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं। 24 आवर तक, ये 24 आवर है तो कितना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो वहाँ भी दो टाइप की फॉइल हो सकती है। एक आपकी हो सकती है कौन सी, इनऑर्गेनिक फॉइल, और दूसरा हो सकता है ऑर्गेनिक फॉइल। इनऑर्गेनिक फॉइल कितना होता है, 105 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जबकि ऑर्गेनिक फॉइल के लिए टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस। कितना, 60 डिग्री सेल्सियस। यदि हमारी फॉइल इनऑर्गेनिक है और उसमें जिप्सम भी है तो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस।
है ना, ओवन ड्राई मेथड में जब वाटर कंटेंट निकालते हैं तब। प्लास्टिसिटी चार्ट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन, जो प्लास्टिसिटी चार्ट होता है किसके किसके बीच का रिलेशनशिप बताता है। देखो ये बताता है आपका दो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, एक होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स और दूसरा होता है लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट। इन दोनों के बीच का रिलेशन बताता है, इन दोनों के बीच का रिलेशन बताता है। कौन बताता है? प्लास्टिसिटी चार्ट। मैं आपको चार्ट ही दिखा देता हूँ। देखो ये हमारा प्लास्टिसिटी चार्ट है, नीट एंड क्लीन, बहुत प्यारा सा चार्ट है। देखो यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे हमारे जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन में क्या है आपको प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, जबकि हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या है WL लिक्विड लिमिट है, दोनों परसेंटेज में है। यहाँ पर एक एलाइन होती है, क्या होती है? एलाइन होती है। एलाइन का एक इक्वेशन होता है IP बराबर 0.73 ब्रैकेट WL-20 कि कितने लिक्विड लिमिट आपको पता रहेगी, इतना लिक्विड लिमिट पर इतना प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगा, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो प्लास्टिसिटी चार्ट होता है दो चीज़ों का रिलेशन होता है, दो प्रॉपर्टी के बीच का रिलेशनशिप होता है, एक होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, दूसरा होता है लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट। तो यदि आपको लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट आपको दिया हुआ है तो आप क्या निकाल पाएंगे? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। जो एलाइन होती है, एलाइन के जो एबव फाइल होती है, एलाइन से जो ऊपर फाइल होती है वो होती है क्ले, क्या होती है? क्ले। और एलाइन से जो नीचे फाइल होती है वो होती है फिल्ट, क्या होती है? फिल्ट होती है। चलो कुछ और बता देता हूँ। ये आपको यहाँ पर लिखा है 35%। जब हमारा 35% वाटर 35% क्या होता है? लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट 35% से कम होता है तो क्या होता है? लो कंप्रेसिबिलिटी होती है। 35% से 50% के बीच में जब वाटर कंटेंट होता है तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी होती है। और जब 50% से ज़्यादा हमारा लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट होता है तो हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो ऊपर क्ले होती है तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? लो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ क्ले, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ क्ले और हाई कंप्रेसिबिलिटी ऑफ क्ले। इसी तरह से हमारे नीचे क्या होती है? फिल्ट होती है। और फिल्ट को हम दर्शाते हैं किससे हैं? M से दर्शाते हैं। तो जो वाटर कंटेंट 35% से कम होगा तो लो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फिल्ट, 35% से 50% के बीच होगा तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फिल्ट, और 50% से जब ज़्यादा होगा तो हाई कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फिल्ट होती है। तो कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे किसके बारे में? प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में, कि दो चीज़ों का रिलेशनशिप होता है। हमारा होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और क्या होता है? प्लास्टिक इंडेक्स, और लिक्विडिटी लिमिट यानी लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट के बीच का। तो ध्यान में रखना इन चीज़ों को। द प्रॉपर्टी ऑफ अ फॉइल विच एनेबल्स टू रिगेन इट्स स्ट्रेंथ लास्ट ऑन रिमोल्डिंग इन फायर टाइम विदाउट चेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इज कॉल्ड। देखो फॉइल सैंपल जो होता है, फॉइल मास होता है, जब उसको हम नॉर्मल फॉइल सैंपल है, अनडिस्टर्ब्ड फॉइल सैंपल है, अब जब उसका हम स्ट्रेंथ पता करते हैं तो क्या होता है? स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा निकल के आता है। स्ट्रेंथ क्या होगा? ज़्यादा निकल के आता है। लेकिन यदि उस फॉइल सैंपल को हम कहीं बिखेर देते हैं, कहीं ले जाके बिखेर देते हैं, फिर उसमें क्या मिला देते हैं? वाटर मिला देते हैं। वाटर मिलाने के बाद हम कोई नया शेप देते हैं, तो वाटर मिलाने के बाद जब नया शेप देते हैं तो उसको बोलते हैं रिमोल्ड करना। क्या बोलते हैं? रिमोल्ड करना। यानी उसको हम रिमोल्ड कर रहे हैं, कोई नया शेप दे रहे हैं, उसकी क्या होगी? स्ट्रेंथ क्या होगी? डाउन हो जाएगी। स्ट्रेंथ जब उसका नया शेप देंगे और फिर उस शेप से हम क्या निकालेंगे? स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो स्ट्रेंथ क्या होती है? कम निकल के आती है। स्ट्रेंथ क्या होती है? कम निकल के आती है। लेकिन यदि उस रिमोल्ड फाइल को, उसमें मैंने जो शेप बनाया उसको कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब आप छोड़ दो, ऐसे रख दो, तो टाइम के साथ उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? बढ़ जाती है। टाइम के साथ उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को फाइल क्या बोलते हैं? थिक्सोट्रॉपी। क्या बोलते हैं? थिक्सोट्रॉपी। ध्यान में रखना। थिक्सोट्रॉपी फाइल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जब हम उसको रिमोल्ड करते हैं तो रिमोल्ड करने से क्या होगा? उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? डाउन हो जाती है। लेकिन टाइम यदि उसको हम अनडिस्टर्ब्ड ऐसे छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? बढ़ जाती है। ये होता है थिक्सोट्रॉपी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। सेंसिटिविटी की बात करें तो सेंसिटिविटी बराबर होता है हम UCF टेस्ट करते हैं। ध्यान सुनो,
यूपीएफ टेस्ट करते हैं, यूपीएफ टेस्ट करते हैं होता अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। दो टाइप की फॉइल के लिए किया जाता है, एक होता है अनडिस्टर्ब्ड फॉइल सिंपल, एक होता है डिस्टर्ब्ड यानी रिमूव्ड फॉइल सिंपल। तो आप पहले क्या करो, एफ टी बराबर निकाल लो, अनडिस्टर्ब्ड फॉइल का यूपीएफ टेस्ट कर लो, है ना, किसका, अनडिस्टर्ब्ड फॉइल का। हम यूपी तरफ आ रहे हैं, इसको यहाँ पास स्थान नहीं है। और आप एक बार यूपीएफ टेस्ट कर लो किसका, रिमूव्ड फाइल का, ठीक है। अब दोनों की स्ट्रेंथ आपको पता चल गई, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है क्या होता है, सेंसिटिविटी होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, तो ऑलवेज जो वैल्यू आएगी किसकी, सेंसिटिविटी की, क्या होती है, एक से ज़्यादा होती है, क्या होती है, एक से ज़्यादा होती है। थिक्सोट्रॉपी के बारे में कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है, प्रॉपर्टी का एक नोट्स बना हुआ है, आप इसको देख लीजिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इफ लिक्विडिटी लिमिट इज इंक्रीज्ड देन कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ फॉइल, यदि हमारा लिक्विडिटी लिमिट यानी लिक्विड लिमिट इंक्रीज होता है तो कंप्रेशन इंडेक्स फॉइल का क्या होगा। रिमूव्ड फॉइल सैंपल का कंप्रेशन इंडेक्स जब निकालते हैं तो क्या फार्मूला होता है बताओ, सीसी बराबर होता है आपका 0.007 ब्रैकेट, रुको एक मिनट, यहाँ देखो लिक्विड लिमिट क्या होता है, लिक्विड लिमिट क्या है यार, कंप्रेशन इंडेक्स, कंप्रेशन इंडेक्स होता है 0.007 ब्रैकेट WL-10 होता है, WL-10 होता है। तो अब देखो यहाँ पर जो रिलेशन है कंप्रेशन इंडेक्स, कंप्रेशन इंडेक्स और लिक्विड लिमिट, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यदि हमारा लिक्विड लिमिट बढ़ेगा तो कंप्रेशन इंडेक्स बढ़ेगा, लिक्विड लिमिट घटेगा तो कंप्रेशन इंडेक्स घटेगा। ये रिलेशनशिप पता होना चाहिए आपको। तो हेयर क्या हो रहा है, लिक्विड लिमिट इंक्रीज हो रहा है तो कंप्रेशन इंडेक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप रिलेशनशिप ध्यान में रखना, कंप्रेशन इंडेक्स बराबर होता है 0.007 ब्रैकेट WL-10। तो जब हमारा लिक्विड लिमिट बढ़ेगा तो कंप्रेशन इंडेक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि इसका रिलेशनशिप डायरेक्टली रिलेशनशिप है। जो कंप्रेशन इंडेक्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, लिक्विड लिमिट का। विच मेथड इज यूज्ड टू मेजर द वाटर कंटेंट ऑफ फॉइल इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नोन, ओके। इसमें से कौन सी मेथड यूज की जाती है वाटर कंटेंट निकालने के लिए, यदि आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हो तो वाटर कंटेंट निकालने के लिए कौन सी मेथड यूज की जाती है, वो होता है पिकोनोमीटर मेथड। कौन सी होती है, पिकोनोमीटर मेथड। इस मेथड की सहायता से हम वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा आप ये बताओ वाटर कंटेंट निकालने के लिए और कौन कौन सी मेथड होती है, आप कमेंट में लिख के बताओ मेरे को। लिक्विड लिमिट ऑफ अ फॉइल इंडिकेट्स इट्स, जो लिक्विड लिमिट होती है फॉइल की क्या इंडिकेट करती है, तो जो लिक्विड लिमिट होती है वो इंडिकेट करती है कंप्रेसिबिलिटी को, किसको, कंप्रेसिबिलिटी को इंडिकेट करती है। लिक्विड लिमिट को हम दर्शाते हैं WL से। जितना वाटर होगा, जितना ज़्यादा वाटर होगा उतनी ज़्यादा फॉइल क्या होगी, कंप्रेसिबल होगी। जितना कम वाटर होगा उतनी फॉइल हमारी कम कंप्रेसिबल होगी। परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आप मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में। न्यूक्लियर डेंसिटी गेज कैन बी यूज्ड फॉर ऑल द फॉलोइंग पर्पज एक्सेप्ट, एक गेज होता है न्यूक्लियर डेंसिटी गेज, इसका हम यूज़ करते हैं वाटर कंटेंट निकालने के लिए, अर्थात मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए, वेट डेंसिटी निकालने के लिए और ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए। वेट डेंसिटी यानी सैचुरेटेड डेंसिटी निकालने के लिए। तो इन तीन पर्पजों के लिए न्यूक्लियर डेंसिटी गेज का यूज़ किया जाता है। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रीडिंग के लिए हम न्यूक्लियर डेंसिटी गेज का यूज़ नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन में पूछा गया था कि न्यूक्लियर डेंसिटी गेज का यूज इनमें से किसके लिए नहीं किया जाता, है ना, सबके लिए किया जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रीडिंग के लिए न्यूक्लियर डेंसिटी गेज का यूज नहीं किया जाता।
इफ़ द सेंसिटिविटी ऑफ अ फॉइल इज बिटवीन 4 and 8 देन इट विल बी कॉल्ड एज। यदि फॉइल की सेंसिटिविटी 4 से 8 के बीच में है तो उस फॉइल को हम कौन से फॉइल कहते हैं। पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि सेंसिटिविटी क्या होती है। सेंसिटिविटी क्या होती है, अभी मैंने बताया था सेंसिटिविटी जब निकालते हैं तो उसमें हम निकालते हैं यूसीएफ टेस्ट करते हैं, अनकन्फाइंड यूसीएफ टेस्ट करते हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, एफटी बराबर यानी सेंसिटिविटी बराबर अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। एक होता है अनडिस्टर्ब्ड फॉइल सैंपल और दूसरा होता है आपके पास रिमूव्ड फॉइल सैंपल। उन दोनों फॉइल सैंपल पे अपन क्या करते हैं, यूसीएफ टेस्ट करते हैं, दोनों की स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। उनका जो रेशियो होता है वो होता है आपका एफटी। क्या होता है, एफटी होता है। तो यदि एफटी का मान, सेंसिटिविटी का मान 4 से 8 के बीच में है तो किस टाइप की फॉइल होगी। तो यहाँ पास आपको सेंसिटिविटी दिया हुआ है और क्लासिफिकेशन। इफ में देखिए, इस स्लाइड में आप देखें सेंसिटिविटी कितनी है आपकी, 1 है तो फॉइल हमारी क्या होगी, इनसेंसिटिव होगी। ये 2 से 4 के बीच में है तो नॉर्मल सेंसिटिव होगी, 4 से 8 के बीच में है तो सेंसिटिव होगी, 8 से 16 के बीच में है तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होगी, 16 से ज़्यादा है तो अनस्टेबल होगी, क्विक सेंसिटिव होगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, 4 से 8 होगी तो मतलब क्या होगी, 4 से 8 होगी तो सेंसिटिव फाइल होगी। कौन सी होगी, सेंसिटिव फाइल होगी। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ द अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ फाइल सैंपल इज 50 यूनिट्स while the removed strength is 20 यूनिट देन व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द फॉइल। आपको पता है सेंसिटिविटी बराबर क्या होती है, एक होता है अनडिस्टर्ब्ड फाइल सैंपल बटे रिमूव्ड फाइल सैंपल। दोनों का हम स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, है ना, दोनों का स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं और इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेंसिटिविटी होता है। तो कितना था आपके पास, 50 था इसका मान। अनडिस्टर्ब्ड फाइल सैंपल की जो स्ट्रेंथ कितनी थी, 50 थी, और रिमूव्ड फाइल सैंपल की जो स्ट्रेंथ है कितनी है, वो 20 है। तो कितना आ जाएगा, 2.5। कितना आ जाएगा, 2.5। 2.5 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। A clay has unconfined compressive strength of 240 kilonewton per square meter in undisturbed state. The clay was then removed and unconfined compressive strength was found to be 60 kilonewton per square meter। तो सेंसिटिविटी कितनी होगी, तो आपको पता है ना सेंसिटिविटी बराबर क्या होता है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं किसका, अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में जो फाइल होती है और रिमोल्डेड स्टेट में जो फाइल होती है, इन दोनों का रेशियो होता है सेंसिटिविटी। तो 240 बटे 60, 240 बटे 60 कितना हो जाएगा, 240 बटा 60 हो जाएगा। तो 6 चौको 24, 4 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे छोटे फार्मूले का यूज किया गया है। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि आप फार्मूलों के लिस्ट बना लो, फार्मूलों के लिस्ट बना लो और उन फार्मूलों को डेली टू डेली एक टाइम इंटरवल पे रिवीजन रखो, बस हो गया, काम हो जाएगा आपका। मेरे पास एक ऐसे फार्मूले की लिस्ट है जिसमें कंप्लीट सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छे से फार्मूला लिखा गया है। यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां आपको ये मिल जाएगा। A file is tested for compressive strength in two state as follow। फाइल सैंपल है जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला गया है 2 स्टेट में। पहला हमारा स्टेट था अनडिस्टर्ब्ड स्टेट। अनडिस्टर्ब्ड स्टेट मतलब जैसे कंस्ट्रक्शन साइट था, आपने वहीं सैंपल निकाला, है ना, सेल बाइल ट्यूब की मदद से, और वहीं आपने उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर लिया। और तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आया था 250। और एक बार आपने क्या किया, उस सैंपल को कंस्ट्रक्शन साइट से, आप मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ से आपने सैंपल लिया और यहाँ पटक दिया, यहाँ पर वाटर मिलाया, फिर इसका एक कोई शेप बनाया और शेप बना के इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो कम आएगा। कितना आएगा, 125 यूनिट आता है। तो सेंसिटिविटी क्या होती है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि सेंसिटिविटी बराबर क्या होता है, अनडिस्टर्ब्ड फाइल सैंपल का स्ट्रेंथ और रिमूव्ड फाइल सैंपल का स्ट्रेंथ। तो
250 बटा 125 तो कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। स्वेलिंग पोटेंशियल ऑफ अ फॉइल इज इंडिकेटेड बाय। जो स्वेलिंग पोटेंशियल होता है फॉइल का क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट करता है एक्टिविटी ऑफ द फॉइल। आपको पता है क्या एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी एक्चुअली में फॉइल के वॉल्यूम चेंज को रिप्रेजेंट करता है। वॉल्यूम चेंज का मतलब या तो स्वेलिंग होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, श्रिंकेज होगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो इस चीज़ को कौन रिप्रेजेंट करता है? एक्टिविटी। एक्टिविटी बराबर क्या होता है बताओ मेरे को? एक्टिविटी बराबर होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन। परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन उस फाइल मास के अंदर उस फाइल मास का प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना है और उसमें कितने परसेंट क्ले का फ्रैक्शन है। क्ले क्या होती है? जो 2 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल हैं वो कितने परसेंट है? 2 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल को ही क्ले कहा जाता है। तो एक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं फॉइल के वॉल्यूम चेंज को, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज को। अच्छा, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज क्यों होता है फॉइल में? फॉइल में एक मिनरल पाया जाता है मोंट मोरेल्लोनाइट। क्या पाया जाता है? मोंट मोरेल्लोनाइट, जिसके सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होती है। सरफेस एरिया क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगी तो फिर वाटर का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होगा, वाटर बहुत ज़्यादा चिपकेगा। जब वाटर बहुत ज़्यादा चिपकेगा तो क्या होगा? जब वाटर बहुत ज़्यादा चिपकेगा तो उसकी स्वेलिंग होगी ना, स्वेलिंग इंक्रीज होगी, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, फाइल फूलेगी। ठीक है। और जब वाटर हमारा एवेपोरेट हो जाएगा तो हमारा श्रिंकेज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा। तो मोंट मोरेल्लोनाइट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से फाइल में स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होता है। परमेबिलिटी ऑफ द फाइल। परमेबिलिटी फाइल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें फाइल में क्या होता है? कुछ वाइड्स होते हैं। वाइड्स के थ्रू क्या होता है? पानी निकलता है। पानी क्या होता है? वाइड्स के थ्रू निकलता है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है फाइल पर लोड आने पर उसके वॉल्यूम में कमी आना। वॉल्यूम में क्या होती है? कमी आ जाती है। द सेंसिटिविटी ऑफ अ फाइल कैन बी डिफाइंड एज। सेंसिटिविटी ऑफ फाइल क्या होती है? रेशियो ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनकन्फाइंड डिस्टर्ब्ड फाइल टू द रिमोडेड फाइल। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्ले हुज एक्टिविटी कोफिशिएंट इज मोर देन 1.2 इज टर्म्ड एज। हमारे पास जो क्ले है, क्ले का जो एक्टिविटी है, मतलब क्ले का जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी एक प्रॉपर्टी होती है क्ले का जिसका मान 1.2 से ज़्यादा है तो कौन सी क्ले होगी? वो होती है नॉर्मल क्ले। एक्टिविटी क्या होती है मैंने आपको बताया अभी कि ये होता है स्वेलिंग एंड श्रिंकेज बिहेवियर को बताता है किसका? फॉइल सिंपल का। उसमें भी क्ले का बताता है ज़्यादातर। तो एक्टिविटी क्या होती है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन। ठीक है। इसके वैल्यू को देखिए आप। यदि इसका मान 0.75 से कम है तो फाइल हमारी क्या होती है? इनएक्टिव होती है। यदि एक्टिविटी का मान फाइल सैंपल में फाइल मास का यदि एक्टिविटी 0.75 से 1.25 के बीच में है तो फाइल हमारी क्या होगी? नॉर्मल एक्टिव होगी। तो यहाँ 1.25 से ज़्यादा की बात कर रहा है तो हमारी फाइल क्या होगी? नॉर्मल एक्टिव होगी। नॉर्मल एक्टिव होगी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आंसर होगा? डी आंसर हो जाएगा। व्हाट डज द सिंबल एफ पी इंडिकेट्स। एफ पी क्या इंडिकेट करता है? एफ का मतलब क्या होता है? फैंड। पी का मतलब होता है पुअरली ग्रेडेड, तो पुअरली ग्रेडेड फैंड हो जाएगा। बेहद आसान है। एफ का मतलब एफ क्या रिप्रेजेंट करता है? फैंड को ना। और पी क्या होता है? पुअरली ग्रेडेड को। ए पुअरली ग्रेडेड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक समान पार्टिकल होंगे, एक समान साइज के पार्टिकल होंगे, यूनिफॉर्म पार्टिकल होंगे, उन्हीं को हम बोलते हैं पुअरली ग्रेडेड। क्योंकि यदि समान साइज के पार्टिकल होंगे तो फिर वाइड स्पेस ज़्यादा होगा, वाइड स्पेस ज़्यादा होगा तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। इसलिए पुअरली ग्रेड यूनिफॉर्म ग्रेडेड को, यूनिफॉर्म फाइल फॉर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पुअरली ग्रेडेड। ठीक है। इसी तरह से कुछ और है। हमारा जो एम होता है, एम से दर्शाते हैं किसको? फील्ड को। फील्ड को एम से दर्शाते हैं। क्लो को हम दर्शाते हैं किससे? सी से। तो दो चीज़ें ध्यान रखना, एक होता है पी, एक होता है डब्लू। वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड का मतलब होता है सभी साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है, और सभी साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है यदि कोई फॉइल सिंपल है जो वेल ग्रेडेड है, इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि सभी साइज के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए मैं बॉक्स में दिखा रहा हूँ, इतने बड़े पार्टिकल हैं, फिर इतने बड़े पार्टिकल, इतने बड़े, अब बीच में जो स्थान है यदि यहाँ छोटे छोटे पार्टिकल भी रहेंगे
तो इस स्थान को क्या कर लेंगे, भर लेंगे, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा निकल के आती है। कुछ आपको नोटेशन है, आप इसको ध्यान में रखना। एल का मतलब होता है लो, आई का मतलब होता है इंटरमीडिएट, एच का मतलब होता है हाई। फी एल लो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ क्ले, फी आई इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ क्ले, फी एच हाई कंप्रेसिबिलिटी ऑफ क्ले, एम एच एम क्या होता है, फिल्ट होता है ना, एच यानी हाई, हाई कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फिल्ट, एम आई इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फिल्ट, एम एल एल यानी लो, एम यानी फिल्ट, लो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ क्ले, ओ एच वो क्या होता है ऑर्गेनिक फॉइल, एच यानी हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक फॉइल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक फॉइल, और ओ एल क्या हो जाएगा, लो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक फॉइल। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे, इनको आप ध्यान में रखना, काम हो जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।